हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट बताएंगे, फिर उसका डेरिवेशन डिस्क्रिप्शन देखेंगे और स्टोक्स थ्योरम को किस तरीका से यूज किया जाता है आगे जाके लेक्चरों में देखेंगे। चाहे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पढ़ें, चाहे हम न्यूटोनियन रिंग्स पढ़ें, उनमें सब में ये स्टोक्स थ्योरम यूज होती है। तो ये ऑप्टिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसमें देखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम कहती क्या है। पहले हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टोक्स थ्योरम कहती है कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटीज होती है कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाए। दूसरी पॉसिबिलिटीज होती है कि लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम से रेयर में जाए। तो क्या हम देखते हैं कि जो फेज होता है जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो लाइट का फेज सेम होता है, उसी फेज में होती है जो डेंसर से रेयर में जाती है, तो फेज चेंज नहीं होता। लेकिन जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो उसका फेज चेंज हो जाता है, और जो फेज चेंज होता है वो पाई का होता है। 180 का फेज डिफरेंस आता है। हमारी वेव है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा एक तरफ एयर माध्यम ले रखा है, एक तरफ ग्लास ले रखा है। ये एक इमेजरी बाउंड्री ले रखी है mn, और लाइट रेज जो AB है जिसका एम्पलीट्यूड है वो आके है इंसिडेंट होती है पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी पे इसके ये दो पार्ट्स में बट जाती है। एक पोर्शन इधर चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर AR। ये हम सब जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा क्या देखते हैं कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये नॉर्मल की तरफ को आई। ए की जो है वो हमारा जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है वो है। ए जो है एम्पलीट्यूड था इंसिडेंट वेव का, AR जो है वो रिफ्लेक्टेड का है, और AT जो है वो ट्रांसमिटेड का है। ये एम्पलीट्यूड है। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को, ये नॉर्मल दिखा रखा है यहाँ पे जो देख रहे हैं, गैस का चिन्ह जो है नॉर्मल है। तो ये सिंपल डायग्राम दिखाया गया है। एयर ग्लास का केस दे रखा है, और एयर हम सब जानते हैं एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 के आसपास ही होता है, 1 से स्लाइटली ज़्यादा। तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो लाइट रेज हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। अब हम दूसरे डायग्राम में क्या कर रहे हैं कि इस लाइट की जो डायरेक्शन है इसको बिल्कुल रिवर्ट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर हम जिस चीज से कोई वेव प्रोपोगेट होती है, जहां से वेव चली है, अगर वो दो पार्ट्स में बटी है, तो अगर हम उनकी दिशाओं को रिवर्ट कर दें, तो रिवर्ट दिशा का मतलब क्या है कि लाइट रेज यहां से जाने के बाद में क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जा रही है, ये ट्रांसमिट होने के बाद इधर जा रही है। तो इनकी दिशाओं को रिवर्ट कर दिया जाए। तो रिवर्ट करने के बाद में क्या कर रहे हैं, 180 का फेज डिफरेंस अगर हम लाइट वेव के सिग्नल में पैदा कर दें तो लाइट रेज उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। वो हम अभी पढ़ ही रहे थे कि अगर हम फेज को रिवर्स करना चाहते हैं तो हाफ वेव प्लेट यूज कर सकते हैं। अभी हमने पोलराइजेशन में पढ़ाया था पीछे लेक्चर में कि पाई का फेज डिफरेंस देना है तो क्या करते हैं, हम लाइट रेज को कहाँ से पास कर दें, इन द हाफ वेव प्लेट, है ना। हाफ वेव प्लेट पाई का फेज डिफरेंस दे देती है। तो यहाँ से ये फेज इसके रिवर्ट कर दिए गए हैं। ये हमारी CB रेज आ गई वापस, और ये DB रेज ये रिवर्ट बैक हो गई। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहेगा कि अगर हम इनकी दिशाओं को रिवर्स कर दें तो यही वेव हमारी पैदा हो जाएगी सेम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड का वो AR है, जो ट्रांसमिटेड है उसका एम्पलीट्यूड AT है। तो क्या होगा जब ये AR जो जिसका एम्पलीट्यूड है CB रेज, जब ये यहाँ पर आके इम्पोज होगी इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट B के ऊपर, ये पॉइंट B दिखा रखा है हमने, तो इसके दो केस हो जाएंगे। एक इस माध्यम से इस माध्यम में आएगी, वो तो इसका कहलाएगा ट्रांसमिटेंस, और यहाँ से इसी से वापस होकर वापस जाएगी, वो इसका कहलाएगा रिफ्लेक्टेंस। तो दोनों चीजें होंगी, रिफ्लेक्टेड भी होगी और ट्रांसमिटेड भी होगी। तो AR है ये वेव एम्पलीट्यूड, R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगी। तो AR स्क्वायर इधर की तरफ को एम्पलीट्यूड आ जाएगा इसके कारण। और जो AT आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड, जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है, यहाँ से इधर की तरफ को ट्रांसमिटेंस जो है वो T गैस ले ले, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो उसका हो जाएगा AT T गैस। तो फिजिक्स क्या कहेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है तो ये दोनों एम्पलीट्यूड हैं ये जुड़ के इसके बराबर आएंगे। तो यहाँ से इक्वल में देखेंगे हम, ये हमारा आ जाएगा AR स्क्वायर प्लस AT की गैस
इजकल टू ए, क्योंकि ये क्या होता जा रहा है कि ये वेव और ये वेव जब आके हम सुपरइम्पोज होके इधर आई तो ये वाली इंसिडेंट और ये वाली वेव दोनों सेम होंगी। ये है, यही रूल है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रूल, कि जो चीज जिससे पैदा होती है और वो अगर दो पार्ट्स में बट रहा है तो अगर उन दो पार्ट्सों को आपस में मिक्स कर दें तो वही चीज फॉर्म हो जानी चाहिए जिससे वो डिवाइड होकर बनी थी। यही तो हो रहा है, क्योंकि यहां से ये दो पोर्शन में बटी थी, ये इसमें और इसमें, अब इनको दोनों को उल्टा कर दिया गया तो सेम फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। दैट इज द सिंपल थिंग। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे, पॉइंट बी के ऊपर, तो ये ए आर है, इसका एम्पलीट्यूड अब ये इधर से इधर की तरफ को ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिटेंस आ जाएगा इसका, क्योंकि इस माध्यम से इसमें आ रही है। अगर सेम माध्यम में आती है तो रिफ्लेक्टेड कहलाती है वेव, और अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो ट्रांसमिटेड कहलाती है। तो यहाँ पे इसका ए आर इसका एम्पलीट्यूड था, टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो एम्पलीट्यूड इसका ए आर टी हो गया इधर की तरफ, और जो इधर से गई है जब ये यहाँ से वापस हो रही है तो इधर रिफ्लेक्टेंस को ले लें आर डैश, तो ये इस वेव का एम्पलीट्यूड हो गया ए टी आर डैश। तो ए आर और इधर से इधर आने पे ए आर टी हो गया, इसके कारण एम्पलीट्यूड इस वेव का, और ए टी इधर है और आर डैश इधर से इधर जाने पे रिफ्लेक्टेंस ले लें तो ए टी आर डैश उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे इस तरीका की कोई वेव मिल नहीं रही, क्योंकि नो सच वेव फाउंड इन दिस डायग्राम। तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का सब जुड़ के, क्योंकि कोई इस तरीका की वेव नहीं है, वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में यहाँ कोई इस तरीका की वेव है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि ए आर टी प्लस ए टी आर डैश, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आर डैश की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, माइनस आर। ए टी कॉमन निकाल दें, आर प्लस आर डैश इजकल टू जीरो, तो आर डैश बराबर माइनस आर। क्या सीखे कि फेज डिफरेंस पैदा हो गया। अब आर डैश देखें, आर डैश हमने किधर से किधर ले रखा था, ये देखें आर डैश हमने किधर से किधर लिया हुआ है। जब यहां से इधर को आई थी तो रिफ्लेक्टेंस में हमने क्या किया था, जब ये इधर से इधर आ रही थी, इधर पहुंचा था तो ए आर लिया था रिफ्लेक्टेंस, और जब ये इधर से इधर आई है तो रिफ्लेक्टेंस को हमने क्या लिया था, आर डैश। आर और आर डैश अभी तो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू कौन सी किस केस के अंदर है, ग्लास एयर इंटरफेरेंस, एक तो ये है इंटरफेस इंटरैक्शन, एक तो ये इंटरैक्शन है लाइट का, और दूसरा इंटरैक्शन बच्चों कौन सा है, एयर ग्लास। तो एयर से ग्लास में हमने क्या मान रखा है, इंटरफेस इंटरैक्शन में एयर ग्लास में क्या ले रखा है, आर, और इधर ले रखा है आर डैश रिफ्लेक्टेंस। तो आर डैश की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस आर के बराबर आ रही है। तो आर को हम क्या लिख पाएंगे, आर इजकल टू माइनस आर डैश। एयर से ग्लास इंटरैक्शन कौन क्या कहला रहा है, बताएं। एयर टू ग्लास का मतलब है रेयर टू डेंसर, और ये है हमारा डेंसर से रेयर में। तो यहां पे दोनों में एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास से एयर में जब लाइट रेज जाएगी तो उसके अंदर फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा, पाई फेज डिफरेंस। माइनस साइन का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। इसे और भी आसानी से समझाया जा सकता है। हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, मेरा लेक्चर देख सकते हैं रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस का। ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला होता है। सबसे शॉर्टेस्ट डेरिवेशन इसका यही है जो मैं ये दे रहा हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से था, और ये आसानी से यहां से बताया जा सकता है कि अगर हमारा N2 की वैल्यू N1 से बड़ी है तो ये
लाइट रेज कहां से कहां जा रही होगी, N1 इनिशियल माध्यम में, N2 बड़ा है तो मतलब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। N1 और N2 जो इनका दोनों का सम सदा पॉजिटिव होगा, N2 बड़ा है N1 छोटा है, तो ये साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो यहां से भी बहुत आसानी से बताया जा सकता है, और ये सबसे आसान तरीका है इसे बताने का। मैं जब लेक्चर दे रहा था तब मैंने डिस्कस किया था, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से बता रखा है स्टोक्स थ्योरम को, एक यहां से भी डेरिवेशन इसका दे रखा है, और एक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई का एक्सप्रेशन देखें, बताएं बच्चों क्या था, इक्वल टू 2n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये अगर यहां से देखें, ये इसको n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें, इसको n2 ले लें, ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लें n1 और n2 दोनों माध्यमों के, तो n1 से n2 में लाइट रेज जा रही है। अगर यहां से हम बताना चाहें, AR को इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो AR को कैसे करेंगे, इसको कुछ देर के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और हम इस बात से सब वाकिफ हैं कि जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कारण होती हैं। तो अगर हम इसे इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड कहते हैं A और इसको कहते हैं R, तो ये हमारा AR हो जाएगा। तो R की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी E नॉट R की। तो यहां से देखें इसे कैसे दिखा सकता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं E नॉट I, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव, और ये हो गया हमारा E नॉट R, कितना हो गया AR। AR का मतलब A को हमने क्या मान लिया, E नॉट I, और R हमारा कितना हो जाएगा यहां से, N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हमारा E नॉट R की वैल्यू AR हो गई, ये E नॉट R की वैल्यू AR हो गई। R हमारा क्या हो गया यहां से, R हो गया हमारा N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये R हो गया। E नॉट T अपॉन E नॉट I की वैल्यू है 2n1 अपॉन n1 प्लस n2, तो इसको लिख पाऊंगा मैं E नॉट T इजकल टू 2n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू A। तो ये T हो गया है, क्योंकि E नॉट T की वैल्यू AT है, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा यहां से, E नॉट T इजकल टू A का मतलब E नॉट I, और T की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, 2n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो T की वैल्यू यहां से निकल गई हमारी 2n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये ट्रांसमिटेंस कब है, T फैक्टर कब है ये, जब ये इधर से इधर आ रहा है, और T टेस्ट कब हो जाएगा, जब हम इधर से इधर जाएंगे। तो n1 को n2 से रिप्लेस कर दें, तो T टेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, T हमारा कितना आ गया, T हमारा आ गया यहां से 2n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये है जब इधर से इधर आ रही है लाइट रेज। अगर ये इधर से इधर जाएगी तो उसको T गैस कह दें, तो T गैस में क्या होगा, n1 n2 से रिप्लेस हो जाएगा और n2 n1 से रिप्लेस हो जाएगा। जस्ट रिवर्ट कर दें, उल्टा कर दें, 2n2 अपॉन n2 प्लस n1 इजकल टू 2n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो यहां पर पुट करके देख सकते हैं AR स्क्वायर प्लस AT की गैस। A को हमने क्या ले लिया है, E नॉट I। R स्क्वायर को क्या लिख देंगे यहां से बच्चों, n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 इसका स्क्वायर प्लस A की जगह पर फिर से लिख दें E नॉट I।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट वेव वेक्टर। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, इंसिडेंट वेव का आई फॉर इंसिडेंट और ओ को कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कितना आ गया हमारा ई नॉट आई, और ये वैल्यू आ गई टी की रख दो, टी कितना है 2n1 अपॉन n1 प्लस n2, और टी गैस हमारा कितना है 2n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इसे कॉमन निकाल दें, ई नॉट आई n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, इसका भी पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 4n1 n2। ये आ जाएगा ई नॉट आई, और ऊपर ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, n1 प्लस n2 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट आई। और इसको ए मान रखा था हमने, तो अब प्रूव हो गया ना, ये आर स्क्वायर प्लस ए टी की गैस बराबर है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से हम किस तरीका से कह सकते हैं कि रेयर से डेंसर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसर से रेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देख सकते हैं। तो जब हमारा n1 n2 से बड़ा होगा, n1 n2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। n1 n2 से बड़ा कब होगा, जब लाइकवेज डेंसर से रेयर में जाएगी। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये दोनों सेम फेज में होंगे, रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव दोनों सेम फेज में होंगे। तो इसका मतलब जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है तो कोई फेज नहीं बदलेगा। और दूसरा क्या होगा, जब n2 बड़ा होगा n1 छोटा रह जाएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई की वैल्यू माइनस होगी। नेगेटिव आने का मतलब 180 का फेज डिफरेंस। तो लाइट रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो 180 का फेज डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स थ्योरम। तो इसका डिस्क्रिप्शन था, देखिए डिस्क्रिप्शन में इस पर दे रहा था, और रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस के फॉर्मूलों से भी इसे कनेक्ट कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपकी समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।